आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अमर कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कम लिखा किंतु इतना उत्कृष्ट लिखा कि उनका नाम अमर हो गया। ऐसे ही महान साहित्यकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे हिंदी की आधुनिक कहानी के अग्रदूत में गिने जाते हैं। आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हिंदी के साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। गुलेरी जी बहुभाषाविद, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, निबंधकार, आलोचक, संपादक और विद्वान शिक्षक भी थे। उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, बंगला और मराठी जैसी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों और भारतीय सभ्यता का गंभीर अध्ययन किया। उनका मानना था कि अपने इतिहास को जाने बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के वासी ज्योतिर्विद महोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इस सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया। जब गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहाँ तक कहना था कि वे 5 वर्ष में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। चंद्रधर बीए की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। सन 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में बड़ा ही मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का भी वे सख्ती से अनुपालन करते थे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला की जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक में अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी
हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं, जो मात्र एक कहानी उसने कहा था के बल पर हिंदी साहित्य के संपर्क में आने वाली पीढ़ियों के स्मृति पटल पर छाए रहे हैं। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी इनकी ये कालजयी रचना निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और त्याग की अमर गाथा है। लेकिन गुलेरी जी ने अपने पूरे साहित्यिक जीवन में केवल एक कहानी नहीं लिखी थी। 1911 ईस्वी में उनकी 2 अन्य कहानियां भी प्रकाशित हुई थीं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये दोनों कहानियां भी अपने समय की अद्भुत कहानियां थीं। इन तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं। इन साधारण पात्रों को लेकर गुलेरी जी ने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए, वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता क्षण क्षण नए सौंदर्य के प्रकट करने में है। मौलिकता ही वह तत्व है जो किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है। गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं। इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन उत्कृष्ट कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यह यश ध्रुव तारे की तरह सदा अटल रहेगा। जहां अनेक लेखक लंबी लंबी रचनाएं लिख रहे थे, वहीं गुलेरी जी ने कम लिखकर भी अमर स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रत्येक रचना गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्तर की है। गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य सर्वोपरि है। जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने मानवता को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बना सके। हिंदी के अनन्य आराधक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी अमर कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा जी का साहित्यिक जीवन 20वीं शताब्दी के उन्मेष से प्रारंभ होता है। यह समय पुरातत्व, इतिहास तथा भाषा विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्य सेवी इस समय अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके थे। ऐसे साहित्यिक परिवेश में गुलेरी जी भी समालोचक, सरस्वती, अभ्युदय एवं आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं के विशेष रूप से जुड़कर हिंदी जगत के बौद्धिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। विजेंद्र स्नातक के शब्दों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और एकता प्रियदर्शिनी हिंदी के उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संबंधों से परिपूर्ण विषयों पर सामान्य भाषा में निबंध लिखे, किंतु भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं विषय अनुकूल है। कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाव इनके बहुचर्चित निबंध हैं। इसके अलावा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंधों की बात करें तो शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म और आँख। कविताओं की बात करें तो एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वैनाक, बर्न, अहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत और ईश्वर से प्रार्थना। कहानी संग्रह की बात करें तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उस युग के कई अन्य निबंधकारों की तरह गुलेरी जी के लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव की एक अंतर्धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हिंदी की पहली कहानी लिखी गई। दूसरे दशक में कई प्रतिष्ठित कहानीकारों का उदय हुआ। इस दूसरे दशक में ही ऐसी कई कहानियां भी सामने आईं जो हिंदी की अमर कहानियां मानी जाती हैं। इसी दूसरे दशक की उपलब्धि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी कहानियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानीकार गुलेरी जी के संदर्भ में जो कहा है वो सर्वथा उपयुक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है,
पर इन स्वल्प रचनाओं के बल पर वे साहित्य में अपूर्व गौरव के अधिकारी हुए हैं। यूं तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, लेकिन निबंध विधा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले गुलेरी जी हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित हिंदी की सर्वकालिक श्रेष्ठतम कहानियों में से एक उसने कहा था है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 अन्य कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। इस परियोजना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में कथ्य और शिल्प एक समीक्षात्मक अध्ययन। इस परियोजना के अंतर्गत उनके द्वारा रचित उपर्युक्त 3 कहानियों के आधार पर साहित्य की इस सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय विधा के प्रणेता के रूप में गुलेरी जी की विशिष्टताओं को रेखांकित करना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है। गुलेरी जी की कहानियां शाश्वत नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से अद्वितीय हैं। उसने कहा था का प्रकाशन आज से 1 शताब्दी पूर्व हुआ था। अपने युग के प्राय समस्त प्रतिष्ठित आदर्शों, प्रेम और प्रेमी का आदर्श, युद्ध और वीरता का आदर्श, देशभक्ति और राजभक्ति का आदर्श, सेवा, त्याग और आत्म बलिदान का आदर्श, इन सभी को गुलेरी जी ने अत्यंत कुशलता के साथ इस कालजयी रत्न में चित्रांकित किया है। आदर्शवाद की दृष्टि से उनकी अन्य दोनों कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। ये आदर्श आज के युवाओं का मार्गदर्शन करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। इन रचनाओं के पुनरावलोकन द्वारा युवा पीढ़ी की मानसिकता को सकारात्मक दिशा में विकसित करना इस शोध पत्र का विशिष्ट उद्देश्य है। परियोजना के लिए हमने शोध प्रविधि की द्वितीयक पद्धति का प्रयोग किया है। तथ्यों के संग्रह के लिए अध्यय रचनाओं पर किए गए पूर्व शोध ग्रंथों, संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट की मदद ली है। गुलेरी जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं सशक्त कथाकार थे। यद्यपि उनकी प्रसिद्धि का आधार उसने कहा था है, लेकिन उन्होंने 2 और कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन ये शीर्षक कहानी 1911 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी छद्म लेखन को आधार बनाकर लिखी गई एक रोचक कथा है। मात्र किताबी ज्ञान के बल पर जीवन के अनुभवों की आंच में तपे बिना लेखक बनने और हर पुस्तक को बिना विवेचन ब्रह्म वाक्य की तरह लेने वालों पर इस कहानी में सशक्त व्यंग किया गया है। जयदेव शरण वर्मा ग्रेजुएट होने के बाद कुछ पुस्तकों से ज्ञान संग्रह करके सुखी वैवाहिक जीवन पर एक पुस्तक लिखते हैं। वे स्वयं अविवाहित हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में उनका अनुभव नगण्य है। समालोचकों द्वारा कहानी की कटु आलोचना होती है और पुस्तक की मात्र 17 प्रतियां बिकती हैं। गुलाब राय वर्मा नाम के एक जागरूक ब्रह्म समाजी तथा उनकी बेटी कमला को यह पुस्तक बहुत पसंद आती है। उन्हें लगता है इस पुस्तक का लेखक बहुत ही अनुभवी होगा, जबकि गुलाब राय की पत्नी का विचार है कि पुस्तक सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी गई है। संयोग से जयदेव शरण वर्मा और कमला की मुलाकात होती है। संक्षिप्त परिचय के बाद एक दिन जयदेव कमला के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं। कमला और उसके पिता उन्हें खूब फटकारते हैं, लेकिन जब जयदेव उन्हें बताता है कि वह अविवाहित है और पुस्तक उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी है, तो कमला और बाबू गुलाब राय पानी पानी हो जाते हैं और जयदेव के साथ मिलकर कमला का विवाह तय हो जाता है। यह कहानी प्रारंभ से अंत तक छद्म लेखकों और छद्म पाठकों पर तीखा प्रहार करती है। नाटकीय स्थिति के द्वारा कहानी में व्यंग की अभिव्यंजना की गई है और संवाद काफी चुटीले हैं। कुछ समीक्षकों ने इस कहानी को अति नाटकीयता और असंभाव्यता के कारण सामान्य कोटि का माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सुखमय जीवन में तो कहानी अच्छी तरह बन भी नहीं पाई। उसकी चरम घटना में विस्मय का अत्यंत अस्वाभाविक और अतिरंजित प्रयोग है, किंतु यदि इस कहानी को व्यंग रचना के रूप में देखा जाए तो अस्वाभाविकता और अतिरंजन स्वाभाविक और अनिवार्य तत्व बन जाते हैं। बुद्धू का कांटा का प्रकाशन भी 1911 ईस्वी में हुआ था।
इसमें भी लेखक की व्यंग्य दृष्टि स्पष्ट है। यह कहानी एक प्रेम कथा है। इस कहानी में लेखक ने अपने आदर्शवादी चरित्रों की रचना की। कहानी का ढांचा उपन्यास का सा है, इसलिए वे रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी के पिता बाबूजी और इलाही का विस्तृत शब्द चित्र खींचते हैं। इस कहानी का एक अंश पनघट शीर्षक से अलग छपा बताया जाता है। रघुनाथ प्रयाग से पढ़कर आया है और जो गांव के तौर तरीकों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। भागवंती कुएं में पानी भरने वाली महिलाओं के दल में एक ही हंसोड़, चुलबुली और बड़बोली किशोरी है। वह रघुनाथ के बुद्धूपन पर फप्तियां कसती है, क्योंकि वह कुएं से पानी का लोटा भी नहीं खींच सकता और औरतों से बात करते करते पसीना पसीना होने लगता है। मजाक और फफ्तियां सीमा से कुछ और आगे बढ़ जाती हैं और रघुनाथ बुरी तरह परास्त होता है। फिर वही लड़की नदी किनारे उसे मिलती है और उसकी हर बात की नकल उतारती है। इस पर वह उसे पकड़ने के लिए उठता है और पैर रपट जाने से नदी में गिर पड़ता है। अब भागवंती उसे डूबने से बचाती है। इस भाग दौड़ में भागवंती के पैर में कांटा चुभता है, जिसे रघुनाथ निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है। संयोग से इसी लड़की के साथ माता पिता द्वारा रघुनाथ का संबंध निश्चित किया गया होता है। विवाह के फेरों के बाद जब वे दुशाले की ओट में एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों हतप्रभ रह जाते हैं। बाद में मिलन के समय भागवंती अपनी उद्दंडता के लिए पति रघुनाथ से क्षमा मांगती है और रघुनाथ रखे हुए कांटे को दिखाकर अपनी मनोभावना को प्रकट करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहानी एक प्रेम कथा बन जाती है। 1915 में प्रकाशित उसने कहा था हिंदी की सर्वाधिक श्रेष्ठतम कहानी है। हिंदी में कहानी विधा का स्वतंत्र विकास इस कहानी से माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य, त्याग, मानवता और वचन पालन की अनुपम कथा है। कहानी में प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ है। गुलेरी जी तांगे वाले के संवाद में तथा सिपाहियों के वार्तालाप में हास्य, विनोद और जीवन की ताजगी पर उतना ही बल देते हैं जितना प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति पर। यथार्थ चित्रण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सरल भाषा, प्रभावशाली संवाद, मानवीय संवेदना, देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, उत्कृष्ट कथानक, इन्हीं गुणों के कारण ये कहानी आज भी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। अभी तक उसने कहा था को लहना सिंह के ही प्रेम और बलिदान त्याग की कहानी के रूप में देखा जाता रहा है। एक पक्षी प्रेम की दृष्टि से पाठ्यक्रमों में इसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसे सूबेदारनी के उदात्त गंभीर प्यार और अडिग विश्वास की कहानी के रूप में भी देखा गया है। इसी आधार पर इसका नामकरण भी हुआ है। यह कहानी कालजयी रचना सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि इसी एक कहानी के बल पर गुलेरी जी एक शताब्दी से हिंदी जगत पर छाए रहे। विमल राय द्वारा इस कहानी पर फिल्म बनाए जाने के बाद इसकी लोकप्रियता में और भी विस्तार हुआ। यह कहानी प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति की है। आध्यात्मिक इस अर्थ में कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध की ऊष्मा नहीं है, बल्कि प्रेम एक ज्योति की तरह दोनों के हृदय में विद्यमान रहता है और वह अनुभूति इतनी सुखद, इतनी निर्मल है कि युद्ध की विभीषिका भी उसे भंग नहीं कर पाती। अपनी पहली दो कहानियों में गुलेरी जी ने नायक और नायिका के बीच प्रेम की उत्पत्ति की सूचना स्पष्ट शब्दों में दे दी है, किंतु तीसरी कहानी में केवल संकेत दिए हैं। बाकी पाठक के अनुमान के लिए छोड़ दिया गया है। श्रेष्ठ कला होती भी सांकेतिकता में ही है। पहली दो कहानियों में घटनाओं को सीधे साधे कालानुक्रम में रखा गया है। उसने कहा था शीर्षक से ही पाठक के मन में जिज्ञासा क्रमशः तीव्रतर होती जाती है, किंतु इसका समाधान कहानी के अंत में जाकर होता है। अपनी 3 कहानियों के आधार पर ही गुलेरी जी ने हिंदी के विशिष्ट कहानीकार के रूप में ख्याति पाई। पुरानी पीढ़ी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, अमरनाथ झा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि से लेकर नई पीढ़ी के समर्थ आलोचकों तक
उन्हें श्रेष्ठ कहानीकार स्वीकार किया है। जिस प्रकार गुलेरी जी की कहानियों में उनके अनुभव और जीवन दृष्टि में क्रमशः परिपक्वता आई है, उसी प्रकार उनकी कहानी कला में भी उनकी कहानियों में संयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपनी तीनों कहानियों में उन्होंने विकास के 3 सोपान पार किए हैं और हर सोपान पर इनकी कहानी कला परिपक्व होती गई। कथाकार गुलेरी जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहानी उसने कहा था कि लोकप्रियता का सिक्का आज भी जमा हुआ है। गुलेरी जी विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता की झलक उनकी कहानियों में साफ दिखाई देती है, लेकिन इस विद्वत्ता को उन्होंने ना तो अपने ऊपर हावी होने दिया, ना ही अपनी कहानियों के ऊपर। इसका कारण यह था कि वे यथार्थ जीवन और उसके अनुभव से निर्मित हुई हैं। उनकी कहानियों में जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जो सकारात्मक कथन हमें मिलते हैं वे उपदेश नहीं हैं, ये जीवन के अनुभव हैं। गुलेरी जी ने न केवल 3 कहानियां ही लिखी, बल्कि 1900 से 1922 तक प्रचुर साहित्य सृजन किया तथा अनेक हिंदी लेखकों का मार्गदर्शन भी किया। लेकिन अपनी केवल एक कहानी उसने कहा था कि बल पर हिंदी साहित्यकाश के नक्षत्र बन गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है। हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस कहानी में जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया? यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस, न गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना ही वादे किए जाने का। लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो अनेक लोगों की स्मृति में सबसे पहले इसी कहानी का नाम याद आता है। किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और संदर्भ खुले, हर बार यह लगे कि कुछ और समझने को शेष रह गया है। उसने कहा था इस कसौटी पर 100% खरी उतरती है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो 3 विशेषताएं हैं। इसका शीर्षक, फलक और चरित्रों का गठन, जो उसने कहा था को अमर और कालजयी बनाने में अपनी अपनी तरह से योगदान देती है। इसके शीर्षक के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच भरने वाला रहस्य जुड़ा हुआ था। शीर्षक सीधे सीधे पाठकों को खींचता है और उनसे पुकार कर कहता है कि पढ़ो किसने कहा था, किससे कहा था, कब कहा था, क्या कहा था। शीर्षक में वह नाटकीयता है जो पूरे संयोजन को मंच बना देती है। युद्ध और प्रेम की इस कहानी के 2 सिरे हैं। यह कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। वहां के भारतीय सैनिकों, उनकी चुहलबाजियों, अपने वतन की याद और स्मृतियों के बीच 5 खंडों और 25 वर्षों के लंबे अंतराल के युद्ध में सिमटती ये कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास सी है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्य से जुड़ती हुई उसे अपने विषय बनाती हुई शाब्दिक विवरणों से और अधिक मनोविज्ञान को पढ़ते पकड़ते और उसके चित्रण में रमती हुई यह कहानी कहीं भी अपने विषय से भटकती नहीं है। सोच कर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं और उसके मूल में प्रेम ही है। कर्तव्य तो प्रेम का ही एक रूप होता है और देश प्रेम भी तो बड़े और वृहद अर्थों में प्रेम होता है। इसीलिए ये कहानी हर अर्थ में प्रेम कहानी है। अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है। एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है। प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितने उच्च भूमि पर पहुंचा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, यह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं, मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है।
यही इस कहानी की अनन्य विशेषता और इसकी शाश्वत लोकप्रियता का कारण है। इसी संदर्भ में विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, रचना शिल्प की दृष्टि से यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। जैनेन्द्र ने एक बार गुलेरी के विषय में कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, उनमें गजब की जिंदादिली थी और उनकी बोली भी अनोखी थी। गुलेरी जी न केवल विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊंचे ठहरते थे, अपितु एक दृष्टि से वह प्रेमचंद से भी ऊंचे साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने समसामयिक स्थितियों का चित्रण तो बहुत बढ़िया किया है, पर व्यक्ति मानस के चितेरे के रूप में गुलेरी का जोड़ नहीं है। गुलेरी जी की तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं, लेकिन इन साधारण पात्रों को लेकर उन्होंने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए, वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशेषता ही है क्षण क्षण नए सौंदर्य को प्रकट करने में, और जो तत्व किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है वो है मौलिकता। गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर अपनी इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं। इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। ये कहानियां हिंदी कथा साहित्य की अनमोल विरासत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन कालजयी कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यश ध्रुव तारे की तरह अटल रहेगा। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते थे। बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ ही आज से 100 साल पहले उन्होंने बालक बालिकाओं के स्वस्थ चारित्रिक विकास के लिए सहशिक्षा को आवश्यक माना था। ये सब आज हम शहरी जनों को इतिहास के रोचक प्रसंग लग सकते हैं, किंतु पूरे देश के संदर्भ में यहाँ फैले अशिक्षा और अंधविश्वास के माहौल में गुलेरी जी की बातें आज भी संगत और विचारणीय है। भारतवासियों की कमजोरियों का वे लगातार जिक्र करते रहते थे, विशेषकर सामाजिक राजनैतिक संदर्भों में। हमारे अधःपतन का एक कारण आपसी फूट है। जाति व्यवस्था भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। छुआछूत को वे सनातन धर्म के विरुद्ध मानते थे। उनके अनुसार उदारता, सौहार्द और मानवतावाद ही धर्म के प्राण तत्व होते हैं। गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान, ईमानदारी, संवेदनशीलता और उत्कृष्ट कर्म ही किसी व्यक्ति को अमर बनाते हैं। हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। 12 सितंबर 1922 को काशी यानी वाराणसी में उनका निधन हो गया। वे मात्र 39 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, किंतु अपने अल्प जीवन में उन्होंने जो साहित्यिक विरासत छोड़ी वह अमूल्य है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य में महान बनने के लिए रचनाओं की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आज भी उनका नाम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में आदरपूर्वक लिया जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भारतीय साहित्य के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनकी रचनाएं समय की कसौटी पर सदैव खरी उतरी हैं। वे केवल कथाकार ही नहीं बल्कि महान विद्वान, इतिहासकार, भाषाविद और संस्कृति के संवाहक थे। उनकी अमर कहानी उसने कहा था आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श करती हैं और त्याग, प्रेम, वचन पालन तथा मानवता का संदेश देती हैं। शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सरस्वती पुत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़,
ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन विनीता जैन, वाचक स्वर मैं नूपुर शर्मा और मैं वेणुबालन। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।